Dear students, this is Praveen Kumar Garwal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Principles of Economics. In today's lecture, we will discuss upon the very first topic of the unit number first, and this is the meaning and definition of economics. यानी कि आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स का मेन कॉन्सेप्ट क्या है और कौन कौन सी इसकी मेन डेफिनेशंस हैं जो प्रोवाइडेड की गई हैं बाय द डिफरेंट इकोनॉमिस्ट. इकोनॉमिक्स, it is that branch of social science which is concerned with the study of how individuals, firms, households, industries and government take decisions relating to the allocation of limited resources to productive uses so as to drive maximum gain or satisfaction. यानी कि जब हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो इसको हम सोशल साइंस की उस ब्रांच में कंसीडर करते हैं जिसका मेन पर्पस होता है इंडिविजुअल फर्म्स, हाउस होल्ड, इंडस्ट्रीज एंड गवर्नमेंट के उन पर्टिकुलर डिसीजंस को स्टडी करना या उनके बिहेवियर को स्टडी करना जिसके बेसिस पर ये क्या करते हैं, ये लिमिटेड रिसोर्सेस को एलोकेट इस तरह से करते हैं जिससे कि या उनके जो भी लिमिटेड रिसोर्सेज है उनके प्रोडक्टिव यूजेस को एंश्योर करने के लिए उनको इस तरह से एलोकेट करते हैं जिससे कि उनका जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए. तो इस पर्टिकुलर स्टडी को हम इकोनॉमिक्स का नाम देते हैं बिकॉज वी ऑल आर हैविंग लिमिटेड रिसोर्सेज इन आवर हैंड, whether we are talking about the individual persons or about the firms, about the households, about the industries or about the government. Each and every personality is having limited resources in his hand. हर किसी के पास limited resources की availability होती है जिसे हम scarcity of resources का नाम देते हैं, क्योंकि scarce resources की availability की वजह से आपको क्या करना पड़ता है, आपको अपनी डिफरेंट टाइप की नीड्स को कंप्लीट करना होता है. लेकिन ये नीड्स कैसी होती हैं, दीज नीड्स आर टू मच, या हम कह सकते हैं अनलिमिटेड होती हैं. इनका कोई एंड नहीं होता इन नीड्स का. और आप किस तरीके से इन अनलिमिटेड नीड्स का यूज करने के लिए अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को एलोकेट करते हो और इनका प्रोडक्टिव यूज एंश्योर करते हो जिससे कि आपका जो सेटिस्फैक्शन लेवल है या जो आपका गेन पॉइंट है या प्रॉफिट लेवल है वो क्या हो जाए, मैक्सिमाइज हो जाए. भाई अगर मैं इंडिविजुअल पर्सन की बात करूंगा तो वो इस तरह से परचेजिंग फॉलो करना चाहेगा जिससे कि उसका सेटिस्फैक्शन लेवल मैक्सिमम हो जाए. फर्म की बात करना चाहूँगा तो ये अपने प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करना चाहेगी. इंडस्ट्रीज की बात करूँगा तो ये ओवरऑल इंडस्ट्री के प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहेंगे. गवर्नमेंट की बात करेंगे तो गवर्नमेंट डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू यानी कि प्रॉफिट को भी मैक्सिमाइज करना चाहेगी और जो सोशल बीइंग का वेलफेयर है इसको भी मैक्सिमाइज करना चाहेगी. इस तरह से रिसोर्सेज को एलोकेट करेगी. तो इस पर्टिकुलर स्टडी को हम इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करते हैं. दैट कंप्लीट स्टडी इज फोकस्ड इन इकोनॉमिक्स कि किस तरह से इंडिविजुअल्स, फर्म्स, हाउस होल्ड, इंडस्ट्रीज एंड गवर्नमेंट रिसोर्सेज के रिलेशन में अपने बिहेवियर को रिप्रेजेंट करते हैं. इसकी स्टडी को हम इकोनॉमिक के बेसिस पर डिफाइन करते हैं. एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है इकोनॉमिक्स का. अब जब हम बात करते हैं फ्रॉम इट्स ओरिजिन 1776 की अगर बात करी जाए तो 1776 में एडम स्मिथ ने एक पेपर पब्लिश किया था, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन. और इस पेपर के पब्लिश होने के साथ साथ इस पर एक बुक भी इनकी तरफ से राइट की गई थी और इसके साथ साथ ही इकोनॉमिक्स एग्जिस्टेंस में आई थी. यानी कि इन्होंने अपने पर्टिकुलर पेपर में डिफाइन किया था कि इकोनॉमिक्स का मतलब होता है जब हम किसी भी कंट्री के वेल्थ के नेचर और कॉजेज को स्टडी करते हैं तो हम उसको इकोनॉमिक्स का नाम देते हैं. तो इस तरह से इकोनॉमिक्स एग्जिस्टेंस में आई थी इन 1776. इसके बाद बहुत सारी कमियां रही थी इसके अंदर और उन कमियों को ध्यान में रखते हुए डिफरेंट इकोनॉमिस्ट ने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज प्रोवाइड किए थे. तो इसी वजह से जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट्स होते चले गए, जैसे जैसे नेचर चेंज होता चला गया, उसके अकॉर्डिंग मार्केटिंग की भी नई नई डेफिनेशंस एग्जिस्टेंस में आई. तो हमने अपने इजीनेस के लिए और कन्वीनियंस के लिए इन डेफिनेशंस को 4 ग्रुप्स में क्लासिफाई किया है. कौन कौन से हैं 4 ग्रुप्स? द फर्स्ट कैटेगरी इज wealth definitions of economics. They are popularly known as the Adam Smith's definition. Second one is the
वेलफेयर डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स, पॉपुलरली नोन एज मार्शल्स डेफिनेशन, स्कार्सिटी डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स थर्ड कैटेगरी, या फिर इसे हम रॉबिन्स डेफिनेशन के नाम से भी जानते हैं। एंड फोर्थ वन इज द ग्रोथ डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, इसे हम सैमुअल्सन्स डेफिनेशन के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरीके से ये चार कैटेगरीज में इकोनॉमिक्स की डेफिनेशंस को हम डिस्कस करेंगे। नाउ लेट अस कम टू द वेरी फर्स्ट वन एंड दिस इज नोन एज द वेल्थ डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। This group consists of the definitions given by the economists like Adam Smith, J.B. Say, J.S. Mill, Walker and so on। यानी कि इस कैटेगरी में हम उन पर्टिकुलर क्लासिकल इकोनॉमिक्स की बात करेंगे जिन्होंने वेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया था, जैसे कि एडम स्मिथ, J.B. से, J.S. मिल, वॉकर, ये सारे इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने वेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया था अंडर दिस पर्टिकुलर कैटेगरी। 1776 में एडम स्मिथ ने एक बुक लिखी थी जिसका टाइटल था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया था इसको, ठीक है। और इसके बेसिस पर इन्होंने इकोनॉमिक्स को एक सेपरेट साइंस का स्टेटस दिया, यानी कि यहाँ से जो इकोनॉमिक्स है वो एग्जिस्टेंस में आई थी। इससे पहले इकोनॉमिक्स का सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं था, लेकिन जब इस पर्टिकुलर टाइटल के नेम से एडम स्मिथ के द्वारा बुक को राइट किया गया, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, इसके बाद इकोनॉमिक्स को एक सेपरेट साइंस का स्टेटस दे दिया गया था। इसी वजह से हम एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से जानते हैं। क्या कहना है एडम स्मिथ का? एडम स्मिथ के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स इज डिफाइंड एज अ साइंस विच स्टडीज प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ वेल्थ। तो इनके अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स मेनली वेल्थ के प्रोडक्शन और कंजम्पशन को स्टडी करने वाली साइंस है। यानी कि जब हम किसी भी कंट्री के अंदर उसकी वेल्थ के प्रोडक्शन और कंजम्पशन को स्टडी करते हैं तो हम इस पर्टिकुलर साइंस की स्टडी को इकोनॉमिक्स की कैटेगरी में रखते हैं। क्लियर हो गया? इसका मतलब जो वेल्थ है हैज़ बीन गिवन सेंट्रल एंड प्राइम प्लेस इन दिस डेफिनेशन, यानी कि इस डेफिनेशन में इकोनॉमिक्स की इस डेफिनेशन में वेल्थ को सेंट्रल और प्राइम प्लेस दिया गया, वेल्थ को ही फॉलो किया गया और ये बताया गया कि किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए उसके द्वारा प्रोड्यूस की जाने वाली और उसके द्वारा कंज्यूम की जाने वाली वेल्थ ही होती है जो उसके डेवलपमेंट के लिए कॉज होती है या उसका रीजन होती है। जितना ज़्यादा किसी भी कंट्री के अंदर वेल्थ का प्रोडक्शन होगा, जितना ज़्यादा वेल्थ का कंजम्पशन होगा, उस कंट्री का डेवलपमेंट उतना ही ज़्यादा हो रहा होगा। ये कहना था एडम स्मिथ का। Now come to the second definition of economics, that is categorized under the welfare definition of economics. This particular definition in relation to welfare was given by Professor Marshall. इन्होंने वेल्थ को तो कंसीडर किया, इसके साथ साथ इन्होंने ह्यूमन वेलफेयर को भी अपनी डेफिनेशन में इंक्लूड किया और उसके बेसिस पर इकोनॉमिक्स को रीडिफाइन किया। प्रोफेसर मार्शल के अकॉर्डिंग या इन्होंने क्या करा, इन्होंने इकोनॉमिस्ट के स्टेटस और स्टैंडर्ड को रेज किया और इसको रेज करते हुए इकोनॉमिक्स की इन्होंने एक नई डेफिनेशन को प्रोवाइड किया और अपनी एक बुक इन्होंने राइट करी थी जिसका नाम था प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। और इस पर्टिकुलर बुक में इन्होंने इकोनॉमिक्स की एक नई डेफिनेशन प्रोवाइड करी और इनके अकॉर्डिंग क्या मतलब होता है इकोनॉमिक्स का? इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। इट एग्जामिन्स that part of individual and social action which is most closely connected with the attainment and with the use of material requisites of well-being। तो इनके अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स में एक तरफ तो हम वेल्थ की तरफ भी फोकस करते हैं और दूसरा हम ह्यूमन मैनकाइंड पर भी फोकस करते हैं। तो जो उनका सेंट्रल पॉइंट ऑफ स्टडी था वो वेल्थ के साथ साथ ह्यूमन वेल बीइंग का वेलफेयर भी था। बोले जब तक वेलफेयर नहीं होगा तब तक इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं हो सकता। तो इसी वजह से इन्होंने बोला कि ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ में जब हम मैन काइंड की या ह्यूमंस की वेलबींग के वेलफेयर के बारे में स्टडी करते हैं तो इसको हम इकोनॉमिक्स का नाम देते हैं। यह करती है किसी भी पर्टिकुलर सोसाइटी के अंदर इंडिविजुअल, चाहे वो इंडिविजुअल पर्सन है या होल ऑफ द सोसाइटी है, उनके उन पर्टिकुलर एक्शंस को एग्जामिन करती है जो उनके गोल को
अटेन करने के लिए क्लोजली कनेक्टेड होते हैं और इस तरह से उनको स्टडी करती है जिससे कि जो ह्यूमंस है उनके वेलफेयर को मैक्सिमाइज किया जा सके। तो हम इस पर्टिकुलर स्टडी को इकोनॉमिक्स का नाम देते हैं। तो इनका पर्पस था कि वेल्थ को तो आप फोकस करिए, लेकिन उसके साथ साथ ह्यूमन वेलफेयर को भी फोकस करिए। तो जब हम वेल्थ को क्रिएट करने के साथ साथ ह्यूमन वेलफेयर को भी मैक्सिमम करते हैं और इसके रिलेशन में हम जो स्टडी फोकस करते हैं इसको हम इकोनॉमिक्स का नाम देते हैं। ये कहना था मार्शल का। ठीक है, तो मार्शल के अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन प्रोवाइड की गई उसके कुछ पर्टिकुलर फीचर्स हम यहाँ डिस्कस करते हैं। क्या क्या मेन फीचर्स हैं इस डेफिनेशन के। इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस दैट स्टडीज द इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ अ सोशल मैन, यानी कि सोसाइटी के अंदर एक पर्टिकुलर पर्सन किस तरह से इकोनॉमिक एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रहा है इसको स्टडी करना ही इकोनॉमिक्स बताया गया है मार्शल की डेफिनेशन में। सेकंड फीचर है इसका, वेल्थ इज अ मींस व्हाइल इट्स एंड इज ह्यूमन वेलफेयर, यानी कि इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वेल्थ को एक रिसोर्स की तरह यूज किया जाता है और जिसके बेसिस पर ह्यूमन वेलफेयर को पॉसिबल किया जाता है। तो यहाँ पर वेल्थ को केवल एक मीन माना गया है जिसके बेसिस पर ह्यूमन वेलफेयर अपने नीड्स को या अपने सेटिस्फैक्शन को पॉसिबल करते हैं। ठीक है, और लास्ट इसके अंदर है दैट द सेंट्रल पॉइंट ऑफ स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स इज मैन्स मटेरियल वेलफेयर, यानी कि इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स का जो सेंट्रल पॉइंट है स्टडी का वो है किसी भी इकोनॉमी में मैन या ह्यूमंस के मटेरियल वेलफेयर को पॉसिबल करना। दिस इज द सेंट्रल थीम ऑफ इकोनॉमिक्स। ओके, नेक्स्ट वन इज द स्कार्सिटी डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। स्कार्सिटी यानी कि यहाँ रिसोर्सेज की स्कार्सिटी को सेंट्रल थीम मानते हुए रॉबिन्स ने अपनी इस पर्टिकुलर डेफिनेशन को प्रोवाइड किया था। इन्होंने ये माना था कि जो रिसोर्सेज है वो स्कार्स है नेचर में, यानी कि लिमिटेड है, और लिमिटेड रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी को सेंट्रल पॉइंट कंसीडर करते हुए रॉबिन्स ने इकोनॉमिक्स के रिगार्डिंग एक नई डेफिनेशन प्रोवाइड करी। क्या कहना था रॉबिन्स का? इकोनॉमिक्स इज द साइंस which studies human behavior as a relationship between ends and scarce means which have alternative uses। यानी कि रॉबिन्स के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स वो साइंस होती है जो क्या करती है, ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करती है, और जब इस ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी किया जाता है तो एंड्स और स्कार्स मीन्स के रिलेशन को डिफाइन किया जाता है और इस रिलेशनशिप के बेसिस पर ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी किया जाता है। और यहाँ जो रिलेशन डिफाइन किया जाता है एंड्स और स्कार्स रिसोर्सेज के बीच का, और इन स्कार्स रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यूजेस भी पॉसिबल होते हैं। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को ध्यान में रखते हुए जब हम ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करते हैं तो स्टडी करने की इस साइंस को इकोनॉमिक्स का नाम दिया गया अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स। तो यहाँ तीन पर्टिकुलर फैक्ट्स हमारे सामने आते हैं। द वेरी फर्स्ट फैक्ट इज एंड्स, क्योंकि रिलेशन किस किसके बीच में है, एंड्स और स्कार्स मीन्स। तो दो फैक्टर हो गए आपके, पहला फैक्टर हो गया एंड्स और दूसरा फैक्टर हो गया इसके अंदर स्कार्स मीन्स, और साथ में तीसरा फैक्टर हो गया इसके अंदर क्योंकि स्कार्स मीन्स के अल्टरनेटिव यूजेस पॉसिबल होते हैं। तो इसका जो थर्ड फैक्टर हो गया या थर्ड फैक्ट हो गया अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ स्कार्स मीन्स। अब पहले हम तीन फैक्ट्स को स्टडी कर लेते हैं तो डेफिनेशन हमारी और प्रॉपर्ली क्लियर हो जाएगी। द फर्स्ट वन इज द एंड्स। एंड्स का मतलब क्या होगा, जो ह्यूमन बॉन्ड्स है वो क्या है, अनलिमिटेड है। देयर इज नो एंड ऑफ द ह्यूमन नीड्स। वन इज सेटिस्फाइड, सेकंड अराइजेस, सेकंड इज सेटिस्फाइड, थर्ड अराइजेस, थर्ड इज सेटिस्फाइड, फोर्थ अराइजेस। कोई भी नीड कभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो सकती है। इसी वजह से ह्यूमंस क्या करते हैं, प्रायोरिटी सिस्टम क्रिएट करते हैं कि फर्स्ट प्रायोरिटी पर किस नीड को कंप्लीट करना है, सेकंड प्रायोरिटी पर किस नीड को कंप्लीट करना है, थर्ड प्रायोरिटी पर किस नीड को कंप्लीट करना है। अब ये प्रायोरिटी क्यों सेट करनी पड़ती है? अगर मान लीजिए कि ह्यूमन नीड्स अनलिमिटेड ना होकर लिमिटेड होती तो क्या कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती? नहीं होती। जो रिसोर्सेज होते आप उससे उन लिमिटेड नीड्स को कंप्लीट कर लेते, आप सेटिस्फैक्शन को गेन कर लेते, लेकिन ये नीड्स अनलिमिटेड होती है, इसी वजह से इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती है। पॉइंट क्लियर हो गया। अब बात आती है कि जो ह्यूमंस है वो अपनी नीड्स को प्रायोरिटी पर क्यों रखते हैं, क्योंकि रिसोर्सेज क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं, जिसको हम सेकंड पॉइंट में कवर कर रहे हैं। स्कार्स मींस बिकॉज, और स्कार्स का मतलब होता है लिमिटेड, मींस का मतलब होता है रिसोर्सेज, बिकॉज
जो नीड्स आपकी अराइज हुई हैं उन नीड्स को कंप्लीट करने के लिए आपको जिन रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, उन रिसोर्सेज की जो अवेलेबिलिटी है वो लिमिटेड है, दे आर वेरी लिमिटेड इन नेचर, और उनके लिमिटेशन होने की वजह से ह्यूमंस को अपनी नीड्स को प्रायोरिटी सिस्टम पर फॉलो करना पड़ता है, फॉरवर्ड करना पड़ता है। अगर ये रिसोर्सेज अनलिमिटेड होते तो क्या होता, कोई भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती ही नहीं। तीसरा केस है अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ स्कार्स मींस, इसके साथ साथ जो स्कार्स रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल है इनके अल्टरनेटिव यूजेस भी पॉसिबल है, केवल सिंगल यूज नहीं है। अगर सिंगल यूज होता तो इस सिंगल यूज में आप उस रिसोर्स को फॉलो करते और आपकी नीड सेटिस्फाइड हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं है। हर स्कार्स रिसोर्स के अल्टरनेटिव यूजेस पॉसिबल होते हैं। जैसे हम बात करते हैं मिल्क की, मिल्क इज वन ऑफ द रिसोर्स, लेकिन इस मिल्क को आप मल्टीपल वे में यूज कर सकते हो। यू कैन ड्रिंक द मिल्क, यू कैन मेक cheese from milk, you can make खोआ from milk, you can make sweets from milk, मिल्क पाउडर भी क्रिएट कर सकते हो। इस तरह से इसके बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो अल्टरनेटिव यूजेस होने की वजह से किस यूज में सबसे पहले रखा जाए, किस यूज में बाद में रखा जाए, ये एक चॉइस प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। इसी वजह से एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो इन तीन पर्टिकुलर फैक्ट के बेसिस पर हम जब ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करते हैं तो हम इसे इकोनॉमिक्स का नाम देते हैं। ये कहना था रॉबिन्स का, ठीक है। तो इसका मतलब जो रॉबिन्स की डेफिनेशन है वो स्कार्सिटी के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है और रिसोर्सेज को किस तरह से एलोकेट किया जाता है इस पर बेस्ड है। तो ये तो बात हो गई अबाउट द स्कार्सिटी डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स की। नाउ वी कम टू द वेरी लास्ट डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स एंड दिस इज नोन एज द मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। दिस डेफिनेशन वॉज गिवन बाय द प्रोफेसर सैमुअल्सन। तो प्रोफेसर सैमुअल्सन ने इसके अंदर लगभग हर फैक्ट को कंसिडर किया था। जो वेल्थ डेफिनेशन थी उसके कॉन्सेप्ट को भी इंक्लूड किया, मटेरियल वेलफेयर के कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस किया और स्कार्सिटी कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस किया। तो इस तरह से जो भी कमियां थी तीनों डेफिनेशंस के, तीनों कैटेगरीज की डेफिनेशंस में, इनको दूर करते हुए इस मॉडर्न डेफिनेशन को प्रोवाइड किया गया था बाय द सैमुअल्सन। क्या कहना था प्रोफेसर सैमुअल्सन का? इकोनॉमिक्स इज द study of how man and society choose with or without the use of money to employ scarce productive resources which could have alternative uses to provide and produce various commodities over time and distribute them for consumption now and in the future among various people and group of society। तो उन्होंने एक complete definition provide करी जिसमें स्कार्सिटी को भी इंक्लूड किया गया, ह्यूमन वेलफेयर को भी इंक्लूड किया गया और वेल्थ के कंजम्पशन और उसके प्रोडक्शन को भी इंक्लूड किया गया। और इसके हिसाब से प्रोफेसर सैमुअल्सन ने क्या कहा, इकोनॉमिक्स का मतलब होता है जब हम मैन और सोसाइटी के बारे में स्टडी करते हैं, उनके बिहेवियर के बारे में स्टडी करते हैं कि वो किस तरीके से या तो मनी के यूज़ के साथ में या बिना मनी के यूज़ के साथ में प्रोडक्टिव रिसोर्सेज जो कि स्कार्स है उनको एम्प्लॉय करते हैं या उनको प्रोडक्टिव यूजेस में पुट करते हैं। और ये वो रिसोर्सेज होते हैं जिनके ऑल्टरनेटिव यूज भी पॉसिबल होते हैं। इसके बाद इनके बेसिस पर उन्होंने डिफरेंट टाइप के गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करा और जो प्रोडक्शन किया इसको क्या करना है, या जो कमोडिटीज उन्होंने प्रोड्यूस करी इन वेरियस कमोडिटीज को प्रोड्यूस करने के बाद इन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना होता है फॉर द पर्पज ऑफ कंजम्पशन। तो किस तरह से इनको कंजम्पशन के लिए डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, पहला पॉइंट आया किस तरह से इनको प्रोड्यूस किया जा रहा है, और फिर दूसरा पॉइंट आया यहाँ पर कि किस तरह से इन वेरियस कमोडिटीज को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है कंजम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, आज के टाइम में यानी कि प्रेजेंट पीरियड ऑफ टाइम में और फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम में, वो भी किसके बीच में, पीपल एंड ग्रुप ऑफ सोसाइटी के बीच में। तो यानी कि पीपल और ग्रुप ऑफ सोसाइटी के बीच में जो वेरियस कम्युनिटीज को प्रोड्यूस किया जा रहा है उसको आज और फ्यूचर में कंजम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो इन सारे पर्टिकुलर पॉइंट्स को हम स्टडी करते हैं तो हम इसको इकोनॉमिक्स का नाम देते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया? यानी कि जो स्कार्स रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल है उनके हेल्प से आप किस तरह से प्रोडक्शन को फॉलो करते हो, क्या क्या प्रोडक्शन करते हो, फिर इसको जो भी आपने कमोडिटीज को प्रोड्यूस करा उसको आप कंजम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्ट्रीब्यूट करते हो सोसाइटी के बीच में, ग्रुप ऑफ पीपल और ग्रुप ऑफ सोसाइटी के बीच में। तो इसको आज की डेट में और फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम में को ध्यान में रखते हुए किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है इसको स्टडी करना इकोनॉमिक्स कहलाता है। ओके, तो दीज आर द डिफरेंट definitions of economics. Thank you.